स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स आज हमने नया यूनिट स्टार्ट करना है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे कि विदाउट एनी बैटरी सोर्स हम कैसे ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, कैसे करंट पैदा होता है, उनके केसेस कौन कौन से हैं, मोशनल ईएमएफ क्या है, फैराडेज लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम बात करेंगे लेंज़ लॉ के बारे में। तो चलिए फिर हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम चार्जेस को विदाउट एनी बैटरी सोर्स मूव करवा सकते हैं, और चार्जेस की इस ऑटोमेटिक मोशन को जिसे हम विदाउट सोर्स इंड्यूस करवाते हैं, हम इसे इंड्यूस करंट कहते हैं, जो कि हमारी वजह से एक सब्सटेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से फ्लो होता है। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसी भी सब्सटेंस में चार्जेस की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इंडक्शन होना, स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इंड्यूस करवाते हैं, कौन कौन से वेज हैं हमारे पास। अगर सबसे पहले देखा जाए तो नोट कीजिएगा, जो हमारा सबसे पहला वे है, दैट वे इज एक्चुअली मोशन, कि हम दरअसल एक मैग्नेट को रिलेटिवली मूव करवाते हैं किसी भी सॉलिनॉइड के लिहाज से। इफ दिस इज अ मैग्नेट, ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक कॉइल, और हम इस कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन करवाते हैं इस मैग्नेट को। हम इसको पास लेके आते हैं और फिर हम इसको दूर लेके जाते हैं। हमने नोट किया कि जब हम इसको पास लेकर आ रहे थे तो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होना, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। फिर हमने इस मैग्नेट को इसके बिल्कुल पास ला के रख दिया। जब रख दिया तो फिर करंट फ्लो करना बंद कर गया, और जब कुछ देर के बाद देखा कुछ भी नहीं हो रहा, जब हमने इसको वापस पीछे करना चाहा तो करंट फिर से फ्लो करना शुरू हो गया, जिससे हमें ये बात वाज़ेह हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा नहीं हो रहा था। असल में जो रीज़न थी वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना थी, वो मोशनल ईएमएफ थी। जब हम इसको पास लेकर आए तो मैग्नेटिक लाइंस पहले से ज़्यादा पास करना शुरू कर गई, और जब इसे दूर किया तो कम करना शुरू कर गई। हमने फिर क्या देखा कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं करवाती। असल में जो इंडक्शन होती है दैट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे कहा कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। हम रिलेटिव मोशन से जो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। फिर हमने सेकंड वे को देखना चाहा। सेकंड वे इज एक्चुअली कि जब आपके पास एक मैग्नेटिक रीजन मौजूद हो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपने पहले ही अप्लाई कर दी हुई है, और फिर उस रीजन में हम एक ऐसे एरिया को प्लेस करें और फिर हम उसका एरिया चेंज करते रहें, देन हम इसका एरिया कम ज़्यादा करते रहें, तो बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, इससे भी ईएमएफ इंड्यूस होती है और करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। फिर हमने कहा कि एक और वे देखते हैं। थर्ड वे वाज कि एक ऐसा ही रीजन जिसमें हमने पहले से मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नली अप्लाई किया हुआ था, और हमने उसमें एक ऐसी कॉइल को प्लेस किया, और कॉइल को प्लेस करके हमने उसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया। वी स्टार्टेड रोटेटिंग दिस कॉइल। जब हमने इसको रोटेट करवाना शुरू किया
तो रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से हमने क्या देखा कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो करना शुरू हो गया। इट मीन्स कि अगर रोटेशन ऑफ कॉइल की बात की जाए तो रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से भी फौरी क्या है, करंट इंड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स। फोर्थ हमारे पास फैक्टर या प्रोसेस ये था कि अगर तो हम एक कॉइल के साथ एक अनदर कॉइल को प्लेस करें और हम एक कॉइल में करंट को चेंज करें, जिसकी वजह से सेकंड कॉइल में करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाए। स्टूडेंट्स, जब हम इस एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे और जो सेकंड कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखा कि एक कॉइल में करंट के या फिर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से भी हम किसी दूसरी कॉइल में करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हम की से हमारे पास जो पांचवा मेथड आ गया, फिफ्थ मेथड, वो कुछ यूँ था कि हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल किया और हमने उसके पोल्स को ऐसे आमने सामने प्लेस कर दिया। अब इसके इन पोल्स की वजह से, इसके इन पोल्स पे देखें ज़रा, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है और फील्ड आना शुरू होगी नॉर्थ टू साउथ और हमने इस फील्ड के दरमियान में प्लेस किया एक कॉइल। ये हमने एक कॉइल को प्लेस किया और अगर नोट किया जाए तो इसी कॉइल में, अब देखें ना, ये मैग्नेट्स कैसे इंड्यूस कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमने यहाँ पर एक सोलेनॉइड के साथ करंट अप्लाई किया हुआ था और उस करंट को भी आप चेंज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। जब आप करंट को चेंज करते थे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड चेंज होती थी। जब इसकी फील्ड चेंज होती थी तो फिर इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती थी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट मेथड इज आल्सो वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस या फिर इंड्यूस, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इंड्यूस ईएमएफ या करंट। अब इन पांच मेथड में जो आपने कॉमन चीज़ देखी भला क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, पास लेके आए, दूर ले गए, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जिसम फ्लक्स कह लें, फ्लक्स चेंज कर रहा है। आपने एरिया ज़्यादा किया, लाइंस बढ़ गई, एरिया कम किया, लाइंस कम हो गई, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। आपने घुमाया, जब फील्ड के बिल्कुल सामने रहा, मैक्सिमम लाइंस पास करिए, जब घूम के ऐसे हो गया मिनिमम, फिर यूँ हो गया मैक्सिमम, देखा कि रोटेशन से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब आपने यहाँ पे करंट को चेंज किया तो आप ये बात जानते हैं कि B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। आई के चेंज होने से फील्ड चेंज हुई, फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स हुआ चेंज और ईएमएफ इंड्यूस हो गई। एंड सेम प्रिंसिपल इज इन दिस केस। आपने एक चीज़ नोट की कि हर केस में ईएमएफ पैदा हो रही है, ईएमएफ के पैदा होने से करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सटेंस कौन सा था, नेचर ऑफ एलिमेंट क्या थी, ईएमएफ सेम इंड्यूस होती है। मैं अगर इन सारे केसेस को स्टूडेंट्स कुछ यूँ बयान करना चाहूँ कि इन सारों का जो लुब्बे लबाब है, जो एक समरी है इन सारों की, वो सिर्फ एक छोटी सी बात है, और वो भला क्या है कि अगर तो मैं सारे फिनोमिना किसी एक चीज़ पर करूं, किसी भी एक चीज़ पर, और उसमें सेम ईएमएफ इंड्यूस हो,
तो लाजमी नहीं कि इन सब में सेम ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद सेम करंट भी पैदा हो। बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, मेरे पास एक रिंग है, ये रिंग कॉपर का है, मेरे पास एक और रिंग है, ये रिंग गोल्ड का है, और एक और रिंग है, ये मेरे पास रिंग आयरन का है, और इन सारों पर मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूँ। या मैंने इन तीनों पे ये किया, या मैंने इन तीनों पे ये किया, या मैंने इन तीनों पे ये किया। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करने पर हमने एक चीज़ नोट की कि जो ईएमएफ, मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 और इसको 3, जो ईएमएफ फर्स्ट केस में पैदा हुई थी वही ईएमएफ सेकंड केस में पैदा हुई, वही ईएमएफ थर्ड केस में पैदा हुई, क्योंकि प्रोसेस सेम था। लेकिन इन तीनों में तो नेचर चेंज नहीं है, ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये आयरन है। अगर नेचर चेंज है तो लाजमी सी बात है इन सारों की रेजिस्टिविटी जो कि डिपेंडेंट ऑन नेचर है वो तो सेम नहीं होगी। और अगर इन सारों की रेजिस्टिविटी सेम नहीं है तो स्टूडेंट्स फिर इन सारों की तो रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगी। और आप तो ये बात जानते हैं ना कि अगर रेजिस्टेंस सेम ना हो तो करंट सेम पैदा नहीं होता। इंड्यूस करंट डिपेंड करता है असल में किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, रेजिस्टिविटी पे, या फिर रेजिस्टेंस पे। इनमें से जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसमें करंट सबसे कम होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि ईएमएफ सेम है लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से इन सारों में स्टूडेंट्स करंट सेम नहीं है, क्योंकि जिस किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। तो मैं यहाँ से रिज़ल्ट यूँ लिख सकता हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा कि जो आई है वो इनवर्स है किसके, रेजिस्टेंस के, और जो प्रोडक्ट ऑफ आई और आर है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर किसी सब्सटेंस के, अगर किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली उसमें करंट कम होगा, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट होगी एंड दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमारे पास ईएमएफ सेम पैदा होगी, करंट वेरी कर सकता है सब्सटेंस की रेजिस्टेंस के लिहाज से। तो हमने ये चीज़ सीखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आज। अब हम बात करेंगे फौरी किसकी, मोशनल ईएमएफ की। और इसकी बात करने के बाद स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करते हैं। हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की। आपके पार्ट 2 में मैक्सिमम टॉपिक्स कुछ इस तरह के हैं जिनमें कोई नया शॉर्टकट या कोई नई बात नहीं है। दोज आर द सेम एज योर इंटरमीडिएट टॉपिक्स। उनमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने के लिहाज से आ सकते हैं, लेकिन कोई नया पॉइंट उनमें डिस्कस करने के लिए नहीं होगा। ऐसे हम इसकी बात करते हैं। हमने कहा मोशनल ईएमएफ बेसिकली क्या है। हमने कहा अगर तो ऐसी ईएमएफ जो रिलेटिव मोशन की वजह से पैदा हो, ऐसी ईएमएफ जो रिलेटिव मोशन की वजह से पैदा हो, हम उसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, हम उसे बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। अगर यहीं पे देखा जाए तो हमने ये बात पढ़ी होती है कि मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा, बिटवीन VBL साइन थीटा। अब ज़रा नोट कीजिएगा यहाँ पे जो ये थीटा है, दिस थीटा इज बिटवीन, दिस थीटा इज बिटवीन V वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड चीज़, ये जो नेगेटिव है, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंज़ेज़ लॉ, ये लेंज़ेज़ लॉ की वजह से है। ये हमें सिंपल सी बात ये कह रहा है
कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो अपने ही सोर्स को ओपोज, अगर आपने पैदा किया है तो आपने मोशन दी ना, रिलेटिव मोशन तो आपने पैदा की, तो आपकी मोशन को ओपोज कर रही होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें ये फार्मूला ये बताता है, अगर हमने मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम ये जो एंगल है दिस कैन बी 90 डिग्री। मैक्सिमम जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री पे होगा। फिर जो वैल्यू आ जाती है मैक्सिमम ईएमएफ की वो भला क्या बनेगी, दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ इज माइनस वी बी एल। अब अगर मैं इस पूरे की जगह पुट कर दूं ईएमएफ मैक्सिमम, तो ये बात तो पॉसिबल है ना कि यही फार्मूला कुछ ऐसे फॉर्मेट करता है, ज़रा नोट कीजिएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। और हम ये बात जानते हैं कि इस नेगेटिव का ना कोई भी रोल मैग्नीट्यूड में नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को। अगर मैं एंगल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हम किन किन एंगल्स की भला बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं 0 डिग्री की, हम बात कर सकते हैं 30 डिग्री की, हम बात कर सकते हैं 45 डिग्री की, या फिर 60 डिग्री की स्टूडेंट्स, या फिर हम बात कर सकते हैं 90 डिग्री के लिहाज से। सो वी विल डिस्कस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ताकि सारे एंगल्स अपने हर एस्पेक्ट से प्रॉपरली कवर हो जाए। साइन 0 होता है 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो एंगल 0 है तो फिर तो ईएमएफ पैदा नहीं होने वाली। साइन 30 होता है 1/2, अगर एंगल 30 है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में तो मैक्सिमम का हाफ ईएमएफ पैदा होगी। अगर तो एंगल 45 है तो फिर 70% ऑफ मैक्सिमम पैदा होगी। अगर तो एंगल 60 है फिर 86% ईएमएफ पैदा होगी मैक्सिमम ईएमएफ के लिहाज से। और अगर तो एंगल 90 है तो फिर मैक्सिमम ईएमएफ जितनी है उतनी ही हम ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे होंगे स्टूडेंट्स इस प्रॉपर केस के अंदर। दिस इज द केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। अब हम साथ ही कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे फैराडेज लॉ की और लेंज़ लॉ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एमसीक्यू कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि इंड्यूस्ड EMF is independent of और यहाँ में जो अल्फा ऑप्शन दिया गया that is time, बीटा ऑप्शन is rate of change of flux, Charlie option is nature of material, जबकि स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हमने अब तक पढ़ा है ना, उसके मुताबिक तो आंसर बनता है नेचर ऑफ मटेरियल। सवाल पैदा होता है कि अगर तो यहाँ से देखा जाए तो क्या इसकी डिपेंडेंट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे होती है, कैसे होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अभी हम एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। दैट एमसीक्यू इज कि इफ़ मैग्नेट मूव्स, अगर कोई रॉड है या कुछ भी है, इफ़ अ मैग्नेट और रॉड मूव्स, हम रॉड की बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ अ रॉड ऑफ लेंथ 0.5 meter moves with speed of
2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड in magnetic field of 4 Tesla when angle is placed at 30 डिग्री, जो एंगल है वो 30 डिग्री है उसकी मोशन और फील्ड के दरमियान में, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी स्टूडेंट्स? अल्फा आ गया 1 वोल्ट, बीटा आ गया 2 वोल्ट, चार्ली इज 3 वोल्ट, डेल्टा इज 4 वोल्ट। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमने निकालनी है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इज वी बी एल। पहला सवाल, सर माइनस क्यों नहीं लगाया? मैं दोबारा बता रहा हूँ, माइनस मैग्नीट्यूड को शो नहीं करता, माइनस डायरेक्शन को शो करता है इंड्यूस करंट की। अगर तो आपके ऑप्शंस में माइनस मौजूद नहीं है, सो देयर इज़ नो नीड टू पुट माइनस इन द फार्मूला। आपने अगर ऑप्शन में माइनस होता फिर लगाते ताकि एग्जैक्ट आंसर आए। वेलोसिटी इज 2, फील्ड इज 4, लेंथ इज 0.5, मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। साइन 30 स्टूडेंट्स 1/2 होता है। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 स्टूडेंट्स, ये 4 कट गया इस 4 के साथ, तो रिमेनिंग भला क्या बच गया? 2 वोल्ट। सो इनमें से बीटा इज द करेक्ट आंसर। मोशनल ईएमएफ से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हमें आएंगे वो ऐसे सॉल्व करने वाले आएंगे। वैल्यूज़ दे देगा, एंगल पूछ लेगा, वैल्यूज़ दे देगा, ईएमएफ पूछ लेगा। तो स्टूडेंट्स हमें सवाल अभी हम और भी देखेंगे इसके लिहाज से। स्टूडेंट्स अब हम ज़रा फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। मोशनल ईएमएफ के अंदर से ही क्वेश्चन हमें ऐसे भी आ सकता है कि इफ़ ईएमएफ इज इक्वल टू 20 volt and rod of length 5 meter is moved with the velocity of 2 meter per second when it is placed perpendicular to the magnetic field, what will be the value of magnetic field? हमसे वैल्यू किसकी पूछ ली है? मैग्नेटिक फील्ड की पूछ ली है। हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई, 2 टेस्ला, बीटा बता दिया गया 1/2 टेस्ला, चार्ली कह दिया गया 0.25 टेस्ला, जबकि डेल्टा में हमें कहा गया 5 टेस्ला। ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। अगर फर्दर देखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि ईएमएफ इज 20, वी इज 2, बी इज हमने कैलकुलेट करना है, लेंथ इज 5 एंड साइन 90 वाला कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। अब नोट कीजिएगा 20 इज इक्वल टू 10b। अगर इसको देखूं तो क्या कुछ यूं लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 20/10 विच इज इक्वल टू 2 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स आंसर ऑफ दिस MCQ इज 2 टेस्ला। अच्छा, हमें क्वेश्चन ना ऐसे ही पूछ सकते हैं, ज़रा नोट कीजिएगा। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या यूं लिख लीजिए मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट लेंथ, मैक्सिमम
इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट लेंथ इज, बताना है कितना होगा, अल्फा इज VBL, बीटा इज BL, चार्ली इज VB, डेल्टा इज B। पहली बात तो पूछा गया है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है VBL। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू VB, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फर्दर फैराडेज लॉ की, देन हम बात करेंगे लेंज़ेस लॉ की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं फैराडेज लॉ से। तो व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? स्टूडेंट्स, हमें फैराडे लॉ बताता है, ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंडेंस है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अगर मैं प्रॉपर देखूं तो हमें कहा जाता है ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ टर्न टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं इसको इक्वल पुट करूं तो ये ऐसे भी आ सकता है कि नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ टर्न टाइम्स। देखिए, चेंज ऑफ फ्लक्स दो वजह से आ सकता है। चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ तो होगा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से, या होगा एरिया में चेंज की वजह से। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा B डॉट A बाय डेल्टा T, या फिर यह आ जाएगा -N B डॉट डेल्टा A बाय डेल्टा T। स्टूडेंट्स, ऐसे हमें गेन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर तो ऐसा हो जाए कि जो कॉइल है वो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, हम फील्ड में चेंज लेके आ रहे हैं एक सर्कुलर कॉइल वाले केस में, तो फिर यही फार्मूला इक्वल ऐसे भी आ सकता है, इज इक्वल टू -N डेल्टा B पाई R स्क्वेयर बाय डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पर हम एरिया की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं पाई R स्क्वेयर के टर्म्स में, साथ में कॉस ऑफ थीटा भी आएगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तब वो साथ आएगा। दीज आर द फार्मूलाज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आपको याद होगा, अपनी बात पहले भी की थी, चाहे मोशनल ईएमएफ हो, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो, चाहे रोटेशन ऑफ कॉइल हो, चाहे चेंजिंग एरिया हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, आपने हर केस में एक बात लाजमी की थी। वो भला क्या थी कि आपने हर केस में फ्लक्स को तो चेंज किया था ना, तो ईएमएफ पैदा उससे हो जाती है। फैराडेज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडेज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, इस पर भी एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ से हम एक दो MCQ डिस्कस करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेंज़ेस लॉ। तो चलिए चलते हैं लेंज़ेस लॉ की तरफ।
MCQs डिस्कस करने के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एक दो MCQs की। हमें फैराडेज लॉ में से जो MCQs आएंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व करने वाले होंगे। जैसा कि हमें कहा जा सकता है, नोट कीजिएगा, इफ अ कॉइल ऑफ 100 turns is having rate of change of magnetic flux is having rate of change of magnetic flux कितना बला 0.5 Weber per second, then induced EMF will be, then induced EMF क्या होगी। हमें 7 फौरी ऑप्शंस दे दी गई। अल्फा ऑप्शन इज 500 वोल्ट, बीटा ऑप्शन इज 50 वोल्ट, चार्ली ऑप्शन इज 5 वोल्ट, डेल्टा ऑप्शन इज 0.5 वोल्ट। एक बात अगेन सुन लीजिए, ये जो नेगेटिव आ रहा है फिर से, दिस नेगेटिव इज अगेन ड्यू टू लेंज़ेज़ लॉ। ये डायरेक्शन को शो करता है इंड्यूस करंट की। हमने सॉल्व करना है फर्दर, तो हम कह सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए 100, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आ गया 0.5। मैं इसको लाजमन सी बात है 5/10 भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट से एक ज़ीरो कट गया, कटने के बाद 10 × 5 इक्वल किसके आ जाता है, 10 × 5 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर फर्दर देखा जाए तो MCQ में कुछ ऐसे भी आ सकता है कि आ सर्कुलर कॉइल मीन्स के नंबर ऑफ टर्न सिर्फ एक है। आ सर्कुलर कॉइल इज एक्सपीरियंसिंग फ्लक्स चेंज फ्रॉम 3 Weber to 7 Weber। फ्लक्स चेंज फ्रॉम 3 Weber to 7 Weber in 1 millisecond, in 1 millisecond। then what will be induced EMF, then induced EMF क्या होगी। हमें अल्फा बता दिया गया 400 वोल्ट, बीटा हमें कह दिया गया 4 किलो वोल्ट, चार्ली आ गया 3 किलो वोल्ट, जबकि डेल्टा आ गया 7 किलो वोल्ट। दीज आर द ऑप्शंस। हमने से प्रॉपर सॉल्व करना है। अब हमने निकालना था इंड्यूस EMF विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं n टाइम्स चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पर आ गया बाय डेल्टा t। अगर नोट किया जाए तो n तो 1 था, फाइनल फ्लक्स वाज 7 - 3, तब क्या स्टूडेंट्स आ गया 1 मिली मीन्स होता है बाय 1000। 7 - 3 = 4 आता है, ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 4000 वोल्ट विच इज इक्वल टू 4 किलो वोल्ट। सो आंसर इज बीटा। यहाँ पे आंसर सिंपल स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, बीटा बन जाता है। अब फर्दर नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमें MCQ कुछ ऐसे भी आ सकता है कि इफ फ्लक्स थ्रू a circular coil changes
by the rate of changes by the rate of 2 Weber per second, 2 Weber per second in 2 minutes. In 2 minutes, what will be induced EMF? What will be induced EMF? हमें साथ ही ऑप्शंस कुछ यूं दे दी गई कि अल्फा ऑप्शन इज एक्चुअली 2 वोल्ट, बीटा ऑप्शन इज 1/60 वोल्ट, चार्ली ऑप्शन इज 60 वोल्ट, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 1 वोल्ट। अच्छा बच्चे यहाँ फौरी ये समझते हैं कि जब ईएमएफ को निकालना होगा तो ईएमएफ आ जाएगा n टाइम्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे n आ गया 1, डेल्टा फाई आ गया 2, टाइम आ गया 2 मिनट मतलब कि 120 सेकेंड्स। यहीं पर स्टूडेंट्स आपने मिस्टेक कर दी और ये सारा कुछ गलत। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ नोट कीजिएगा, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पुट करना होता है, हमें इस टाइम से कोई सरोकार नहीं है। EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2 वोल्ट। सो इस तरह से हमसे क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लेंजेस लॉ की। अब हम बात करेंगे लेंजेस लॉ, जिसके हम साइन यूज़ करते आ रहे हैं, जिसका हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर रहे हैं अब तक, वो बेसिकली है क्या। तो अब हमारा कंसर्न होगा स्टूडेंट्स लेंजेस लॉ। अगर तो हम बात करते हैं लेंजेस लॉ की, तो एक साइंटिस्ट था हेनरिक लेंस, उसने ये लॉ स्टेट किया और उसके ये लॉ स्टेट करने का मकसद ये था कि उन्होंने ये बताना था कि जब भी हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं और ईएमएफ इंड्यूस करने की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है, जो करंट इंड्यूस होता है वो हमेशा अपने ही सोर्स को ओपोज करता है। इंड्यूस करंट opposes the source by which it is produced. इंड्यूस करंट उसी सोर्स को ओपोज करता है जिसकी वजह से ये पैदा हुआ होता है। बाय विच, जिसकी वजह से ये पैदा किया गया था, इट इज प्रोड्यूस्ड। आप ज़रा नोट कीजिएगा फर्दर। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को, इसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। इस मैग्नेट को मैं इस एक कॉइल के पास लेके जा रहा हूँ। दिस इज़ अ सर्कुलर कॉइल। और ज़रा नोट कीजिएगा कि इस मैग्नेट को पास ले जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसमें से ज़्यादा पास कर रही होंगी। अब जब मैं इसको पास लेके जा रहा हूँ तो मैं सोर्स हूँ, मैं इस कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस को बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। अब जो इसमें करंट पैदा होगा वो इससे कम करना चाहेगा। अब क्योंकि मैं पास लेके जा रहा हूँ तो इंड्यूस करंट इसको दूर करना चाहेगा। दूर क्योंकि उसने करना अपोज ना, दूर करेगा। दूर करने के लिए यहाँ पे ये कॉइल अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट कर लेगी। अब वो जो पोल्स क्रिएट करेगी वो अपोज करने के लिए होंगे। क्योंकि मैं पास लेके जा रहा था तो दूर ले जाने के लिए ये सामने नॉर्थ लेके आएगा और पीछे साउथ, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करता है। क्योंकि मैं पास ला रहा था तो यह रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। अब जैसे ही मैं इसको दूर ले गया, अब मैंने कहा ठीक है, रिपल्शन अगर हो ही रही है तो हम रिपल्शन की बात मान लेते हैं। रिपल्शन की वजह से
हम इसे खुद पकड़ के दूर ले गए। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम दूर लेके जा रहे थे, अब क्योंकि सोर्स दूर लेके जा रहा है तो कॉइल उसे नज़दीक करना चाहेगी। नज़दीक करने के लिए अपने पोल्स को फोरी, क्योंकि देखिए मैग्नेट के पोल्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये तो इंड्यूस पोल्स हैं, ये इंड्यूस्ड पोल्स अपनी पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं ना। जब मैं पास ला रहा था इन्होंने रिपेल करना चाहा, अब मैं दूर लेके जा रहा हूं तो ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अट्रैक्शन के लिए सामने साउथ पोल ले आएंगे और यहाँ पे नॉर्थ पोल। अब अट्रैक्टिव फोर्स आ गई साउथ और नॉर्थ के दरमियान में। जैसे ही इस फोर्स की वजह से मैं दोबारा नज़दीक करता हूं कि चलो ठीक है, अब अट्रैक्शन अगर हो ही रही है तो क्यों ना इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को दोबारा इनके पास ही ले जाया जाए। और जैसे ही मैं दोबारा इसको पास लाने लगा तो दोबारा अपोज करने के लिए इसने फिर रिपेल करना शुरू कर दिया और सामने नॉर्थ ले आया, यहाँ पे साउथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉइल है इसमें हम इंड्यूस करंट को पैदा करते हैं वो किसी भी हाल में खुश नहीं होती। आप जो भी केस करेंगे, आप फ्लक्स बढ़ाएंगे वो कम करना चाहेगी, आप कम करेंगे बढ़ाना चाहेगी, आप फिर बढ़ाएंगे वो फिर कम करना चाहेगी। आप जो सा ही प्रोसेस कर रहे होंगे ना, इंड्यूस करंट हमेशा उसको अपोज ही करना चाहता है। और यहीं से ना आपके एंट्री के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि क्या इंड्यूस करंट हमेशा डिक्रीज करना चाहता है फ्लक्स को, तो उसका आंसर था नहीं, डिक्रीज नहीं करना चाहता, हमेशा अपोज करना चाहता है। आप डिक्रीज कर रहे होंगे तो वो इंक्रीज करना चाहेगा, आप इंक्रीज कर रहे होंगे तो वो डिक्रीज करना चाहेगा। हमेशा अपोज करना नेचर है इंड्यूस्ड करंट की। तो जो लेंज़ लॉ है, बेसिकली लेंज़ लॉ हमें बताता है, हमें डिटरमिन करवाता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे फोर्स स्टूडेंट्स कर देंगे सर ये क्या बात हुई, आप पोल्स बता रहे हैं, आपने कहा कि ऐसे ऐसे उस कॉइल में पोल्स पैदा होंगे, यहाँ पे लिख दिया आपने डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मुझे पोल पता है तो करंट आपने कैसे निकालनी है, बहुत इजी वे है। वो कैसे स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी नॉर्थ पोल है ना, जहाँ पर भी नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल के अलोंग आप थंब रखें और अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें। जैसे आपकी कर्ल होगी ना फिंगर्स, बिल्कुल वैसे ही करंट इंड्यूस हो रहा होगा। जैसे आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी उसी सिमत में करंट होगा। जैसे अब नोट कीजिएगा, हमेशा कन्वेंशन ये होती है कि जहाँ से आपने मैग्नेट को मूव करवाना होता है ना, वहाँ पे हमेशा आपका व्यूइंग एंगल होता है। अगर तो आप यहाँ से मूव करवा रहे हैं मैग्नेट को तो हमेशा ये आपका देखने का एंगल है। अब देखें, नॉर्थ आंख के बिल्कुल सामने, मैग्नेट के पोल से कंसर्न नहीं है आपका, कॉइल के पोल से। नॉर्थ क्योंकि आपकी आंख के बिल्कुल सामने आ रहा है ना, तो थंब को ऐसे आंख के बिल्कुल सामने रखें, फिर फिंगर्स करें कर्ल। तो ये भला कैसे बन रहा स्टूडेंट्स, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कुछ यूं, कुछ ऐसे करंट मूव कर रहा था। अब सेकंड केस में देखें, क्योंकि आपने मैग्नेट की मोशन की चेंज और नॉर्थ आपकी आंख से अवे चला गया, तो थंब को अवे कर दें। राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, थंब को अवे कर दें। जैसे ही आपने थंब अवे किया, अब जरा फिंगर्स घुमाएं तो ये आती है क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस केस में क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, इसमें करंट कुछ इस तरह से मूव करता होगा। दिस इज रोटेशन ऑफ करंट। जैसे आपने मैग्नेट फिर से पास किया, नॉर्थ सामने आ गया, थंब को फिर सामने करें, रोटेट करें, तो ये बनती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से फिर ऊपर और यहाँ से नीचे। तो आपने नोट किया कि दरअसल जब हमने पोल्स निकाले तो हम उस कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं।
So Lenz's law is used to detect या determine direction of induced current. अब यहाँ से ना ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो MCQs के तौर पे पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम हर केस को जनरली डिस्क्राइब कर लें। और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर देखते हुए ना आप साथ साथ जवाब भी दे रहे होंगे। ज़रा देखते हैं। अब फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को, जिसका यहाँ पे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, आप इसको ना मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स द कॉइल। ये हमारे पास कॉइल है, आप इसे कॉइल की तरफ मूव करवा रहे हैं। दो बातें बतानी है, पोल्स कैसे बनेंगे, करंट कैसा होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने इसको मूव करवाया पास, तो आप बताएं हम पास लेके जा रहे हैं ना, वो दूर करना चाहेगा। सामने पोल कौन सा बनेगा भला, सामने पोल बनेगा साउथ, इधर आ जाएगा नॉर्थ। आप देखते हैं वहाँ से जहाँ से आपने मैग्नेट को इंसर्ट किया होता है, मतलब आपका जो व्यूइंग एंगल है वो ये वाला है। अब नॉर्थ आपसे अवे आ रहा है, तो नॉर्थ के अवे आने का मतलब ये हुआ कि थंब उस तरफ, तो करंट कैसा हो जाएगा भला, क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज करंट है। अब स्टूडेंट्स, हम इस मैग्नेट को अवे मूव करते हैं, हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से अवे लेके जाते हैं। जैसे हम अवे लेके जा रहे थे, तो नोट कीजिएगा कि अवे करने पर साउथ दूर जा रहा है, ये साउथ को अपने पास करना चाहेगा, तो सामने नॉर्थ ले आएगा और यहाँ पे साउथ। क्योंकि आप देखते हैं इस अंदाज में, तो नोट कीजिएगा नॉर्थ आपके सामने आ रहा है, थंब को अपने सामने रखेंगे तो लगेगा पता कि यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैं इस बात को जनरली कुछ यूँ बता देता हूँ आपको। अगर तो मैं बात करूँ ना ऐसे कि देखिएगा ज़रा, अगर तो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, अगर तो नॉर्थ पोल सामने आ जाता है, तो स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल का मतलब भला क्या है कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट। नॉर्थ पोल देखें, रोटेशन देखें, ये बनती है एंटी क्लॉकवाइज। और स्टूडेंट्स अगर तो हमारे पास साउथ पोल सामने आता है, तो साउथ पोल का मतलब है, ये देखिए रोटेशन भला कैसे बन रही है, रोटेशन इज क्लॉकवाइज। तो अगर तो स्टूडेंट्स आपकी आंख के सामने नॉर्थ पोल आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपकी आंख के सामने साउथ पोल आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। देखिए एन और एस से पता लग जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और आप अपने उस रफ पेज पे यूं एन और एस बना लेना, तो आपका सवाल सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको लग जाएगा पता कि जहाँ पर एन है वहाँ पर एन के एरो शो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पे एस है तो एस के एरो शो कर रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। तो कैसे हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम दो क्वेश्चंस बस और करेंगे लेंज़ेस लॉ के, ठीक है, वहां से हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसकी भला, लेंज़ेस लॉ की। जरा नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ दिस बार मैग्नेट falls on this coil, और मैं साथ ही स्टूडेंट्स बात करता हूं एक और बार मैग्नेट की भी, दिस बार मैग्नेट, इसके पोल्स उल्टे हैं, इसका साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है। दिस फॉल्स ऑन अ सिमिलर
सर्कुलर कॉइल, और हमने इनको फ्री फॉल करवा दिए, मतलब ये ना ऐसे फॉल कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन g। अभी तक ये g से मूव कर नीचे आ रहे थे। हमने कहा जरा आगे बताइएगा कि जब ये फॉल कर रहे होंगे तो बाद में पोल्स कैसे बनेंगे, दूसरी बात करंट कैसा होगा, तीसरी बात एक्सेलरेशन फाइनल क्या होगा। हमने इसमें 3 बातों को सॉल्व करना है। पहली चीज पोजीशन ऑफ पोल्स, सेकंड चीज करंट, थर्ड चीज एक्सेलरेशन जो फाइनल होगा। जरा यहाँ पे नोट कीजिएगा, हमने इस बार मैग्नेट को नीचे लेके आए यहाँ पर। अब क्योंकि मैग्नेट ऊपर से आ रहा है ना, तो हमारा जो व्यूइंग एंगल है ना वो भी ऊपर से, वो भी कुछ ऐसे। अब ऊपर से देख रहे हैं हम नीचे लेके आए क्योंकि हम कॉइल के पास लेकर आ रहे थे, तो कॉइल उसको रिपेल करना चाहेगी स्टूडेंट्स। रिपेल करने के लिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साउथ पोल और नीचे आ जाएगा नॉर्थ पोल। तब कि यहाँ पे क्योंकि सामने नॉर्थ था तो रिपेल करने के लिए ऊपर आ जाएगा नॉर्थ पोल, जबकि नीचे आ जाएगा साउथ पोल। अब आपको पता है क्योंकि इसका नॉर्थ आपकी आंख से अवे है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका नॉर्थ आपकी आंख से अवे है, तो थंब को ऐसे अवे रखें और रोटेट करें इसको। थंब को अवे रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, तो पता लगा कि जो रोटेशन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। अच्छा, अगर मैं यूं देखना नहीं चाहता, अगर मैंने इसी को फॉलो करना है, तो देखिएगा क्योंकि आपकी आंख के सामने साउथ है, तो साउथ का मतलब भला क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो फिर जो इसमें करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। जरा इसको देखें, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ आता है, और अगर सामने स्टूडेंट्स नॉर्थ आ जाए तो नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दिस इज क्लॉकवाइज। जो ये वाला करंट है ये इस कॉइल का है। अच्छा, फर्दर मैं 2 बातें बता चुका हूं, पोजीशन ऑफ पोल्स भी, जबकि साथ साथ करंट भी। अच्छा, मैं ना साथ ही बताता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। स्टूडेंट्स, क्या ये साउथ को रिपेल नहीं कर रहा? अगर रिपेल कर रहा है तो क्या ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी? सेम केस यहाँ पे, क्या अपवर्ड में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, जबकि ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो नेट फोर्स हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो इन दोनों में जो नेट फोर्स होगी वो तो एफ जी, ग्रेविटी माइनस मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। देखिए, एक्सेलरेशन जी होता है जब सिर्फ मैग्नेटिक की बजाय सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, बस ग्रेविटी फोर्स हो, एक्सेलरेशन जी। ग्रेविटी से अगर कम फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी लेस देन जी होगा। इन दोनों केसेस में बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, दोनों में हो क्या रहा है, आपने पोल्स उल्टे कर दी तो उससे हमें क्या फर्क पड़ा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट का, वरना रिपल्शन तो दोनों में हो रही है, एक्सेलरेशन दोनों में जी से कम है, नेट फोर्स दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, सब कुछ तो सेम है, सिर्फ फर्क किसका आ रहा है, करंट का। एक में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, एक में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, अलबत्ता बाकी सारा प्रोसेस सेम रहा। अच्छा, यही काम ना मैं दोबारा करना चाहता हूँ, लेकिन एक नए केस के साथ। जैसा कि ज़रा नोट कीजिएगा, मैं कहता हूँ अगर यही चीज़, यही मैग्नेट बिल्कुल ऐसा ही नॉर्थ और साउथ, और मैं इसको फॉल करवा रहा हूँ नीचे एक ऐसे सर्कुलर रिंग के ऊपर जो ओपन है। अब ये ओपन है और मैं इसको करवा रहा हूँ फॉल। एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, इसके फॉल करने से, इसके करीब आने से मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है,
लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या करंट पास करेगा? स्टूडेंट्स करंट तो पास नहीं कर रहा। करंट क्यों पास नहीं कर रहा भला? क्योंकि सर्किट ही ओपन है। अगर करंट पास नहीं कर रहा तो क्या ईएमएफ भी ज़ीरो है? स्टूडेंट्स ईएमएफ ज़ीरो नहीं है, इन दोनों एंड्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। यहाँ से हमने एक नई बात सीखी कि पोटेंशियल डिफरेंस के होने के लिए सर्किट का क्लोज्ड होना लाजमी नहीं होता। हमने बात पढ़ी थी ईएमएफ में, अगर सर्किट ओपन हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ होता है। आपने अगर ईएमएफ को पैदा करना है तो सर्किट चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन अगर करंट को पास करवाना है तो करंट को पास करवाने के लिए सर्किट का क्लोज होना लाजमी है। ओपन से करंट पास नहीं कर सकता। अगर आपने एक बैटरी ली, बैटरी को चार्ज किया, चार्ज करके उसमें से सारी तारें निकाल दी और तारें निकालने के बाद आपने ये कहा कि क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं कर रहा तो मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को पकड़ सकता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पकड़ेंगे अच्छा खासा करंट लगेगा। अगर तो करंट आमतौर पर पास नहीं कर रहा बैटरी में से क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ तो है लेकिन सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा फिर पोल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि जो पोल्स बनते थे ना ये करंट की वजह से बनते थे। इंड्यूस करंट पोल्स बनाता था। इफ देयर इज नो इंड्यूस करंट देयर विल बी नो पोल्स। अगर पोल्स नहीं है तो फिर रिपल्शन नहीं होनी। अगर रिपल्शन नहीं है तो सिर्फ एक ही फोर्स है एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सेलरेशन भी सिर्फ एक ही होगा जो क्या है, ग्रेविटी का। अगर ये पूछा जाए ना आपसे कि हमारे पास रिंग क्लोज्ड है तो क्लोज्ड रिंग में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो लेस देन जी होता है। रिंग ओपन है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। रिंग क्लोज्ड है, नेट फोर्स क्या है, लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। रिंग ओपन है, नेट फोर्स क्या है, इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। रिंग क्लोज्ड है, पोल्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा था। ओपन रिंग है, पोल्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था। करंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्या ईएमएफ भी नहीं होगी? ईएमएफ तो होगी, क्योंकि ईएमएफ का किरदार करंट के ओपन या क्लोज होने के साथ स्टूडेंट्स नहीं होता। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर कोट करने जा रहा हूं, फिर आपका लेक्चर एंड हो जाएगा। जरा नोट कीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ यूं बताने चाह रहा हूं कि इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यहां पर आ गया Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, बीटा आ गया Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, चार्ली आ गया Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर डेल्टा टी, डेल्टा आ गया ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड चार्ज की बात की जा रही है, ज़रा नोट कीजिएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसा ही है ना। और आपको पता ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आई आर, हमने पढ़ा भी था। ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं यहाँ पे आई आर पुट करूँ तो भला क्या बन जाता है, आई साथ आर आता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, जो साथ आर था ना वो नीचे आकर डिवाइड हो गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आपको पता ना करंट होता है Q बाय टी,
Q बाय टी होता है, Q बाय टी, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर, जो नीचे बाय टी था ना वो टी इस टी से कट गया। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। स्टूडेंट्स दिस इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। देखें, ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या मटेरियल, करंट डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या मटेरियल, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने आज स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से मोशनल ईएमएफ के एमसीक्यूज आ सकते हैं। फैराडेज लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज के फार्मूलाज क्या क्या हैं, और हमने देखा कि लेंजेस लॉ किस कदर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कौन कौन से एमसीक्यूज पिक हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली कमेंट करें ताकि हम आपको प्रॉपर रहनुमाई दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।